हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सी नेट का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो 14 जून को है। लेकिन अभी भी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, लाइक आपका सिलेबस क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर हैं, उनको देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम में क्लास 11 से भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और क्लास 12 से आते ही आते हैं। लेकिन हम जब ब्राउचर देखते हैं ABBMU के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है उसमें लिखा गया होता है सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट क्लास 12 करके लिखा होता है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ क्लास 12 से ही आता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि क्लास 11 के भी कुछ टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, उनसे भी आ जाता है। और एडिशनल एक जानकारी देना चाहूँगा आपको, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहेगा कि जीके इस बार आने वाली है या नहीं आने वाली है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या होने वाला है, इंग्लिश आप कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ें, ठीक है। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक सेम वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका एग्जाम की डेट क्या है फाइनली। जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा भी, देखो अगर आपको यूपी में बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे प्राइवेट से करना हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करना हो, तो आपको एक यूपी सीनेट नाम का फॉर्म आता है जो कि ABBMU यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उस एग्ज़ाम को देना होता है, उसके बिना आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, जो कि कंपलसरी है, आप चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट को, उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 जून डिसाइड की गई, यानी कि आपको 14 जून का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। इस एग्ज़ाम में आपको मेनली कितने सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चों को भी ये भी डाउट रहता है। तो देखो आपके सबसे प्राइमरी सब्जेक्ट जो भी रहते हैं, PCB रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट होते ही होते हैं जो आपके क्लास में 12th में रहते हैं। अभी हम बात करें कुछ नए और एडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। नए इन द सेंस बात करें एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होता है, कभी नहीं सुना होता, शायद कुछ बच्चों ने सुना हो क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया हो। उस एग्ज़ाम सब्जेक्ट का नाम रहता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। मे बी स्पेलिंग थोड़ा सा एरर हो, डोंट माइंड इट, एप्टीट्यूड, ठीक है। और थर्ड नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश। आपसे इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपका जो भी पेपर होगा 200 क्वेश्चंस का होने वाला है। आपको ये चीज़ पता ही होगी कि आपके एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं आपके वो 200 का होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट है निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस बार एग्जाम में। और आपका पेपर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बच्चों का था कि हिंदी इंग्लिश किस लैंग्वेज में होगा, तो आपका पेपर बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में होने वाला है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनको भी कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। और हम आगे नेक्स्ट बात करें सिलेबस की। सबसे बड़ा मुद्दा आता है सिलेबस का कि सिलेबस में हम क्या पढ़ें और इंग्लिश में खास करके हम क्या पढ़ें, नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ें, ठीक है। देखो सिलेबस में आपको मेनली पढ़ना क्लास 12 का ही होता है, वो चीज़ आपको भी पता होगी और यही बात मैं भी बोलूँगा कि सिलेबस में आपको क्या मेनली क्लास 12 का पढ़ना है, मेनली 12th का पढ़ना है। लेकिन 11th के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। उन सभी टॉपिक्स के नाम सब्जेक्ट वाइज मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दूंगा कि आपको 11th क्लास के कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम फिजिक्स क्लास 12 की बात करें, किसकी, फिजिक्स क्लास 12 की बात करें, तो यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेकर के आपका सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम नाम से भी आपका चैप्टर हुआ करता था, बहुत सारी बुक्स में अभी भी अवेलेबल है, तो उस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिजिक्स का आपका देखो ये हो गया क्लास 12 का, इसे पूरा पढ़ना है, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि पूरे पेपर का 20% जो कवरेज जो फिजिक्स करता है। और साथ में अगर आप 11th क्लास की बात करो कि 11th क्लास के आपको कौन से चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है, कौन सी नहीं, यानी कि हाई प्रायोरिटी वेटेज लिस्ट हमने आपके सामने रखी है। उनमें काइनेमेटिक्स आता है, मोशन इन अ 1 प्लेन एंड टू डायमेंशन में, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन ये रहा, ठीक है, काइनेमेटिक्स ये रहा, मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया। मोशन इन अ प्लेन में आप प्रोजेक्टाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। और थर्ड चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी थ्योरीज होती हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर वाला, तो आपके
स्कोर करने की जो कैपेबिलिटी है मार्क्स में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आ जाएगी। बाद में आपको थर्मोडायनेमिक्स भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपको हार्ड लगता है तो आप क्विट करो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे पढ़ो और पढ़ना कंपलसरी हो। केटीजी बहुत इजी है, लेकिन अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ोगे तो केटीजी भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो मेरी बात ये मान के आप क्या करो, केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स दोनों को तैयार करो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी ये क्लास 12th का चैप्टर है, आप इसकी जगह यहाँ पे ना वेव लिख लो। वेव भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, छोटी छोटी थ्योरीज भी पूछ ली जाती है। बहुत सारे बच्चों को इस पीडीएफ का चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। आगे हम देखेंगे केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स रिलेटेड है, लाइक आप पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट हुआ करता था उसे आपको नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, और मेटलर्जी वाला नहीं पढ़ना है आपको चैप्टर। एंड पी ब्लॉक की कुछ चीज़ें हटा दी गई, इसमें शायद पी ब्लॉक नहीं नोट डाउन है, बट आप पी ब्लॉक ऐड कर लेना, पी ब्लॉक आपके एग्जाम में आएगा, पी ब्लॉक आएगा। डी एंड एफ ब्लॉक लिखा है यहाँ पे, आप पी करके लिख लेना, पी ब्लॉक से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे पी ब्लॉक में। याद रखना ग्रुप नंबर कौन सा 13, 14, 15, 16, 17, 18 आता है ना, तो उतने ही आपको पढ़ने हैं पी ब्लॉक। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेलो ये यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एमीन से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्लास 11th में आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। क्लास 11th की अगर केमिस्ट्री की अगर आप बात करो तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर जिसे आप एटम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके एनसीईआरटी में आपको चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको डाल्टन की थ्योरी पढ़नी है। उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते नहीं आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्वेश्चन भर भर के हर साल हर एग्जाम में आते हैं, तो उसको पढ़ना मत भूलना, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी आप पढ़ लें, इससे भी क्वेश्चंस बहुत इजी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें फाइनली आपके बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको खुद पता होगा, शायद मुझे बताने की ज़रूरत ना हो, क्लास 12th को आपको पूरा पढ़ना है। जो चैप्टर डिलीट है उसको छोड़ देना है, जो चैप्टर डिलीट है उसको छोड़ देना है। लाइक आप देखोगे यहाँ पे आपको चैप्टर डिलीटेड मिलेगा, लाइक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज वाला मिला करता था जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट हुआ करता था, उसको अभी रिमूव करके उसका कुछ पोर्शन बायोटेक्नोलॉजी में ऐड कर दिया गया। लाइक वो टोटी पोटेंसी और वहाँ पर टिश्यू कल्चर वाला जो पोर्शन था उसको उठा करके बायोटेक्नोलॉजी में डाल दिया, और बाकी पूरे चैप्टर को इन्होंने डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखोगे एक लास्ट चैप्टर हुआ करता था इन्वायरमेंटल इश्यूज करके, उसको भी चैप्टर नंबर 14 को भी डिलीट कर दिया है, तो उसको भी आपको नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, वो भी लास्ट में कुछ चीज़ें, एक रोड वाली बात बताई गई है, रमेश चंद्र डागर एक करके एक थे, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, उनके ऊपर भी क्वेश्चन कुछ पुटअप किए जा सकते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में भी आप चीज़ों को याद रखिए। हम बात करें यहाँ पे क्लास 11th में क्या क्या आ सकता है। क्लास 11th में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो यूनिट होती है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि आप अगर यू आर बिकमिंग अ नर्स देन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे पेपर बनाने को मिलता है या फिर किसी अच्छे एग्जामिनर को बनाने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं 12th से ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी देगा ह्यूमन फिजियोलॉजी को, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा काम आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट में या फिर मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा यही काम आने वाला है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ये एनसीईआरटी से बेशक हट गया है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आएंगे, कन्फर्म है। Breathing and exchange of gases, body fluid and circulation, excretory product and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है, और बॉटनी के 1-2 चैप्टर पढ़ लेने हैं। लाइक आपको पढ़ लेना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और याद रखना बायोमोलिक्यूल भी पढ़ लो। बायोमोलिक्यूल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी आ जाता है और बायो में भी आ जाता है, इसलिए कॉमन है तो मैंने लिखा नहीं, बट ध्यान रखना कि आप बायोमोलिक्यूल पढ़ लेना। उसके बाद बात करेंगे हम जो एक आपके में नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप क्या पढ़ें,
क्या ना पढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स के नाम दिए गए हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है कि नर्सिंग प्रोफेशन जो इंडिया में है वो कब आया, कैसे आया, इसकी क्या ज़रूरत थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और एक हाईली क्वालिफाइड नर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, यानी कि एक हाईली क्वालिफाइड जो नर्स होती हैं उसके क्या कर्तव्य होते हैं, उसके क्या काम होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि अगर एक नर्स है तो उसके क्या काम है, क्या नहीं है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। क्वालिटीज़ ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, सेम चीज़ है, यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ हैं और यहाँ पे क्वालिटीज़ यहाँ आपको बतानी है। और यहाँ पे स्कोप के बारे में बताना है कि भैया स्कोप के बारे में बताया गया कि आप नर्सिंग प्रोफेशन को अगर ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको क्या क्या स्कोप्स हैं, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लेना यहाँ पे एक ये पड़ेगा आपको 9th चैप्टर करके, इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड साइंस यूज इन द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल और साइन का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को दर्शाने के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ आपके क्लास 12th में चैप्टर ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। साथ में आप बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़ सकते हो, बट फर्स्ट एड एलिमेंट्स, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, स्टडी हैबिट्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और बाद में आपकी बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश आप कहाँ से पढ़ो। देखो, आप फिजिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, आपने केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है, बायो पढ़ रखी होगी क्लास 11th में, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली मोस्टली बहुत ही अच्छे स्कूलों में ही अच्छी पढ़ाई जाती है, और बहुत सारे बच्चे वीक भी होते हैं ग्रामर में। तो देखो, एक्चुअली में हम आपके लिए इंग्लिश के लिए बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सभी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई। इसमें मैम ने पूरा अच्छे से फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर विद इन 13 to 14 वीडियोज़, यानी कि 14 से 15 घंटे में एक घंटे का लेक्चर मिलेगा, कोई 30-35 का भी हो सकता है, उसको जाके देखो। सारे आपको इंग्लिश के जो भी डाउट है 10 से 12 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स आप इंग्लिश से गेन कर सकते हो। देखो, और अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें किस तरीके से आपको पढ़ना है, देखो फिजिक्स की बात रही तो ये चीज़ सदियों से हर व्यक्ति जानता है कि भाई फिजिक्स बायो वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वीक रहता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा रहता है और कुछ बच्चों का बहुत अच्छा भी रहता है, ऐसा नहीं कह सकते, हर बच्चे का वीक रहता है। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करो, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपको बायो हो, केमिस्ट्री हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, जीके हो, जीके नहीं आएगा, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या फिर आपका इंग्लिश हो, इन सभी को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। अगर आप इन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको एडमिशन मिल जाए एक गवर्नमेंट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, मे बी वो आपकी KGMU हो या फिर ABBMU हो या फिर सैफई का आपका मेडिकल कॉलेज हो या फिर कोई और भी जो भी आपका पसंदीदा हो, आपके एरिया में मौजूद हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।